आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं भारत की दोहरी वित्तीय लड़ाई के बारे में। देखिए, एक तरफ तो हमारी वो पुरानी जानी मानी ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रणाली है जिसकी अपनी कुछ कमियां हैं, और दूसरी तरफ है बिल्कुल नया, बिना किसी बॉर्डर वाला डिजिटल साइबर क्राइम। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक ही समय में पुराने और नए दोनों मोर्चों पर लड़ी जा रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या रहेगा। हम शुरू करेंगे भारत की दोहरी वित्तीय लड़ाई से, फिर बैंक एनपीएस संकट और उसमें हुए सुधारों को समझेंगे। उसके बाद हम सीधे बढ़ेंगे क्रिप्टो धोखाधड़ी की तरफ, कंबोडिया कनेक्शन को ट्रैक करेंगे और अंत में फाइनेंस के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भारत की दोहरी वित्तीय लड़ाई। सोचिए, एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसे अपनी संपत्ति बचाने के लिए एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ हमारे सुस्त और भारी भरकम बैंक हैं और दूसरी तरफ पलक झपकते ही होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 733%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। भारत में सिर्फ 3 साल के अंदर क्रिप्टो से जुड़े फ्रॉड में इतना बड़ा उछाल आया है। ये नंबर साफ बताता है कि इस नई डिजिटल दुनिया में रिस्क कितना ज्यादा है। लेकिन इस डिजिटल तूफान को पूरी तरह समझने से पहले हमें जरा पीछे मुड़कर देखना होगा कि हमारा पुराना बैंकिंग सिस्टम किस संकट से गुजर रहा था। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, बैंक एनपीए संकट। ये हमारी अर्थव्यवस्था का पहला मोर्चा था जहां हमारे ट्रेडिशनल बैंकों के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी खराब कर्जों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया था जिसने पूरे देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें तो 2018 के आसपास ये संकट अपने एकदम पीक पर था। उस समय एनपीए का लेवल 11.5% तक पहुंच गया था, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति थी। और इस भारी उछाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये एनपीए आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कर्ज है जिसकी किश्त या ब्याज 90 दिनों से ज्यादा समय तक बैंक के पास वापस नहीं आता। अब सोचिए, जब बैंक का दिया हुआ पैसा वापस ही नहीं आएगा तो वो आगे कर्ज कैसे देंगे। वो एक तरह से बैंक के लिए बोझ बन जाता है, जिससे उनकी कमाई रुक जाती है और अल्टीमेटली पूरे देश का विकास धीमा पड़ जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के बीच का अंतर। जहाँ एक तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक खराब मैनेजमेंट और एनपीए के भारी उछाल से जूझ रहे थे, वहीं प्राइवेट बैंकों का परफॉर्मेंस काफी स्टेबल था। उनकी एसेट क्वालिटी बेहतर थी और उनके एनपीए भी काफी कम थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी बैंक के अंदर उसका मैनेजमेंट कितनी अहम भूमिका निभाता है। तो फिर इस नुकसान को ठीक कैसे किया गया? हमारा तीसरा सेक्शन इसी बारे में है, पारंपरिक फाइनेंस में सुधार। जब सिस्टम इतना चरमरा रहा था तो सरकार और रिजर्व बैंक ने क्या एक्शन लिया? सरकार और आरबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया और कई बड़े बदलाव किए। लोन की रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी लाया गया। बैंकों की असली स्थिति जानने के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया, मैनेजमेंट सुधारने के लिए ज्ञान संगम जैसी पहल की गई और सबसे बड़ा कदम 27 पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज करके सिर्फ 12 मजबूत बैंक बना दिए गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? 2018 में जो एनपीए 11.5% पर था, वो 2023 तक गिरकर शानदार 3.9% पर आ गया। काफी इंप्रेसिव है ना? तो चलिए, मान लेते हैं कि पुराने बैंकिंग सिस्टम को कड़े नियमों से सुधार लिया गया, लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या होगा अगर ये वित्तीय अपराध बैंक की चार दीवारी से ही बाहर निकल जाए? क्या होगा अगर क्रिमिनल्स इन सुस्त बैंकों को छोड़कर एकदम तेज और बिला बॉर्डर वाली डिजिटल दुनिया में शिफ्ट हो जाएं? और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे चौथे टॉपिक की, द क्रिप्टो फ्रॉड एक्सप्लोजन। ये वो नया डिजिटल फ्रंटियर है जिसकी स्पीड बिजली से भी तेज है और जिसका कोई देश, कोई बॉर्डर नहीं है। इस नई दुनिया का स्केल सच में बहुत बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में लगभग 3 करोड़ 40 लाख लोग डिजिटल एसेट्स यूज करते हैं, जिनके पास करीब 24,800 करोड़ रुपए की आभासी संपत्ति है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है पता है? इनमें से 41% यूजर्स भारत के बाहर यानी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी घरेलू एजेंसियों की नज़रों से बिल्कुल बाहर है।
अब ऐसी स्थिति में रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए था? उन्होंने वही पुराना बैंक वाला फॉर्मूला यहां भी लगाया। मार्च 2023 में क्रिप्टो एक्सचेंजों को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया गया और उन्हें एफआईयू के साथ रजिस्टर करना जरूरी कर दिया। नतीजा, फाइनेंशियल ईयर 2024 में एफआईयू को 1343 संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट मिली। लेकिन रुकिए, नवंबर 2025 आते आते ये नंबर रॉकेट की तरह उड़कर 11,720 तक पहुंच गया। मतलब मॉनिटरिंग तो काम कर रही है, लेकिन अपराध का लेवल सच में डराने वाला है। अब एक गेस कीजिए, जब हम क्रिप्टो फ्रॉड की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? बिटकॉइन, राइट? लेकिन आप गलत हैं। 76% मामलों में यूएस डॉलर से जुड़ा स्टेबल कॉइन यानी टीथर यूएसडीटी इस्तेमाल होता है। बिटकॉइन सिर्फ 6% है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल्स को ऐसा कॉइन चाहिए जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, ताकि वो बिना किसी रिस्क के तुरंत पैसा इधर से उधर कर सकें। और ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए देखते हैं हमारे 5वें सेक्शन में, ट्रैकिंग द कंबोडिया कनेक्शन। एफआईयू की एक हैरान कर देने वाली केस स्टडी से समझते हैं कि ये इंटरनेशनल साइबर क्राइम कैसे काम करता है। ये क्रिमिनल्स काम कैसे करते हैं, जरा इन स्टेप्स को देखिए। सबसे पहले भारत के किसी क्रिप्टो अकाउंट में पैसा डाला जाता है, फिर सेकंड्स के अंदर उसे यूएसडीटी में बदल दिया जाता है। उसके तुरंत बाद इस पैसे को कंबोडिया की एक पेमेंट सर्विस ह्यून ने पे पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आखिर में उस पैसे को रुपए या डॉलर में निकालकर मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे भयानक अपराधों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि पलक झपकते ही पैसा देश के बाहर चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि इतना शातिर नेटवर्क आखिर पकड़ा कैसे गया? इसका जवाब है डिजिटल फुटप्रिंट्स। ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग टूल्स ने खुलासा किया कि कंबोडिया से जुड़े 34 संदिग्ध कस्टमर्स असल में एक ही डिवाइस और एक ही इंटरनेट एड्रेस इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये 34 अलग-अलग लोग नहीं थे, बल्कि एक ही कंप्यूटर के पीछे बैठा एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था। एफआईयू की रिपोर्ट खुद इस बात को कंफर्म करती है। उनका कहना है कि इन लोगों का एक फिक्स पैटर्न था। अकाउंट में यूएसडीटी डालो, उसे तुरंत कैश में बदलो और तुरंत रुपये निकाल लो। ये कोई नॉर्मल इंसान का इन्वेस्टमेंट पैटर्न नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से मैकेनाइज्ड सिस्टम है जिसे सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही पकड़ा जा सकता था। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे अहम टॉपिक पर आते हैं, द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। चलिए इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम पुराने बैंकों और नए क्रिप्टो वर्ल्ड को कंपेयर करें तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का पैटर्न काफ़ी हद तक एक जैसा है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में समस्या खराब मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट लोन्स की थी, जिसे एसेट क्वालिटी रिव्यू और मर्जर्स जैसे कड़े नियमों से ठीक किया गया। ठीक उसी तरह डिजिटल दुनिया में समस्या क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड और यूएसडीटी की है, जिसे अब पीएमएलए और एफआईयू के सर्वेलेंस से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट ये है कि जैसे जैसे एसेट्स बदलते हैं, रेगुलेटर्स को भी लगातार खुद को अपडेट करना पड़ता है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, जैसे जैसे ये डिजिटल बॉर्डर पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, क्या हमारे रेगुलेटर्स कभी इन फाइनेंस के नए खिलाड़ियों और क्रिमिनल्स की स्पीड को मैच कर पाएंगे? हमारे पैसे को सुरक्षित रखने की ये रेस बहुत तेज हो चुकी है और ये कभी रुकने वाली नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए।